भारत के इतिहास का लेखन अंग्रेजों द्वारा हुआ, इसलिए हम सारी बातें वही जानते हैं जो अंग्रेजों ने हमें बताई। भारत में शासन करने जब तुर्क लोग आए तो रास्ते में पड़ने वाले उनके जो अफगान लोग थे अफगानिस्तान के, उन बहुत से लोगों को गुलाम बना के भी लाए और वैसे भी जो सरदार वरदार थे उन्हें साथ में जोड़ते हुए लाए तुर्कों के साथ अफगान। तो दिल्ली की सल्तनत में जो तुर्कों के विभिन्न कबीलों के लोग बैठते रहे सत्ता में, उसका अंत ये हुआ कि वो सत्ता अफगानों के हाथ में आ गई। किसके हाथ में आ गई? अफगानों के हाथ। तो लोधी वंश जो है वो अफगान था। हाँ, दौलत खान लोधी अफगान था। और तुर्कों के लिए ये बात जो है काबुल और इधर चारों तरफ थोड़ा चैलेंजिंग थी, तो इसलिए बाबर को तैयार करा गया उससे लड़ने के लिए, है ना। जैसे बाबर के और कारण, वैसे ही यहाँ से अफगान शासकों को काटने की बात है। तो बाबर ने लोधी को हरा दिया, है ना। और हराने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन बाबर तक वो संघर्ष थमा नहीं। उसके बाद हुमायूं आए। तो जो यहाँ के शासक थे इब्राहिम लोधी, उनका जो पुत्र या वंश के लोग थे ना, वो उतना नेतृत्व दे नहीं पा रहे। तो हुमायूं की और बाबर की नौकरी में करके ही एक अफगान सरदार तुम्हारे सासाराम से शेर शाह सूरी ने अपनी वो ताकत एक्युमुलेट की, और उस ताकत के बल पे उसने कहा कि हम अफगानों का शासन दोबारा से बना लेंगे। इस आधार पे उसने हुमायूं से लड़ाई करी और हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा और वो काबुल में अपने भाई के पास पहुंचना पड़ा। उसका पीछा भी किया गया हुमायूं का। तो एक तरह से उसने मुगलों का अंत करके हुमायूं के रूप में अपना जो है यहाँ पे शेर शाह सूरी ने शासन स्थापित करा। चूंकि उसका जन्म भारतीय था और बहुत कुछ बिहार दर रहा था, तो शेर शाह सूरी ने हिंदुस्तान में एक अच्छा प्रशासन बनाया। जैसे राजा टोडरमल जो सब हिसाब किताब रखते हैं अकबर के नवरत्न में, वो एक्चुअली शेर शाह सूरी के दरबार में थे पहले। अच्छा, शेर शाह सूरी के ही काम संभालते थे टोडरमल। हाँ, और ये सड़क बनवाना और तमाम बहुत से तरह के काम वेलफेयर के, वो शेर शाह सूरी के द्वारा हुए शासन व्यवस्था भारत में चलाने के बाद। तो उसका काफी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन शेर शाह सूरी के बाद फिर हुमायूं को ये सत्ता मिल गई। लेकिन हुमायूं को क्या, वो अकबर ने यहाँ जब सत्ता स्थिर हुई तो यहाँ के लोकल लोगों ने इसको हेमू को बना दिया है। हेमू, वो कोई कहता बनिया था, कोई कहता राजपूत था, कुछ भी। टोडरमल क्या था? टोडरमल तो दोनों चीज आती है। कायस्थ के बारे, कायस्थ थे या राजपूत थे, ऐसे दोनों कहानी चलती है उसकी। तो अस्थिर सत्ता को अकबर ने जीत लिया बैरम खान और इससे मिलके। बैरम खान उसके गुरु थे। अकबर तो 14-15 साल की उम्र का था जब उसे सत्ता हासिल हो गई। फिर उसके बाद मुगल काल चलता है अकबर से लंबा। हाँ, फिर लंबा चलता है ना, अकबर से लेके औरंगजेब तक। तो बहादुर शाह जफर तक पूरा वही चलता है। तो यहाँ ये समझना है कि बीच में ही अफगानों की सत्ता यहाँ पे आई और शेर शाह सूरी ने बहुत अच्छा शासन प्रबंध और सारी चीजें अपनी चलाई। और रोड का तो सब जगह जिक्र होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जीटी रोड किसने बनवाई, यानी पंजाब से लेके और वहां तक कलकत्ता तक। मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि उधर जो बिहार या इधर जो सब अफगानी है वो सारी फौज अपनी मूव कर ले, है ना। अब पंजाब से लड़ाई होती थी, लोग इधर से घुसते थे। तो एक सुरक्षा चक्री है वो शेर शाह सूरी ने आता। तो हमें शेर शाह सूरी को ये जानना चाहिए इसको, ठीक है। ये मकबरे पे जो हम लोग आए हैं, इसका महत्व जो है केवल ये नहीं है कि यहाँ हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, बहुत बढ़िया वास्तुशैली है, सब बात है। इसका महत्व इस बात से है कि भारत की आज़ादी
जो समाप्त हुई वो यहाँ समाप्त हुई। यानी मुगल सल्तनत तक, बहादुर शाह जफर तक बादशाह के नाम पे हुकूमत होती थी अंग्रेजों की। हुकूमत बादशाह की होती थी लेकिन अंग्रेज उसको मोनोपुलेट करते थे। 1857 की क्रांति में स्वतंत्र भारत को बनाए रखने के लिए पूरी कुर्बानी हुई। तो जब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की फौज वहाँ हार गई तो उन्होंने आके हुमायूं के मकबरे में शरण ली। और यहाँ जितना दिख रहा है ना, इसके ज़्यादा नीचे है अंडरग्राउंड। पूरा परिवार और उनकी फौज ने यहाँ तहखाना परिवार था और फौज थी यहाँ पे। तो यहाँ अगर अंग्रेज आते जबरदस्ती तो फिर एक लड़ाई होती है, टिकाऊ बन गया। लेकिन जो हमारा बख्त खां था सेनापति, यहाँ पास में यमुना बहती थी। ये वाला जो दरवाजा आप देख रहे हो, इस तरफ जो है यमुना बह रही है उस समय। तो यमुना जो बह रही है तो वहाँ बख्त खां आया और उसने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि बहादुर शाह जफर प्रतीक थे 1857 के। तो बहादुर शाह जफर ने ये बात स्वीकार नहीं करी उनकी, और बख्त खां जमुना के पार अपनी फौज लेके एक आध दिन रुका भी रहा। अब क्यों नहीं स्वीकार करी कि उनके जो एक समधी थे जो अंग्रेजों से मिल गए थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, भले ही अंग्रेज जीत जाए लेकिन सल्तनत तो आपको ही चलानी है, तो आप जो है एक बार बात कर लो। तो हाँ, अंग्रेजों के अधिकारियों से तो वो बात करने के लिए यहाँ पे किले के गेट पे ही आए अंग्रेज, और इधर बहादुर शाह जफर और उनके बेटे थे। तो अंग्रेजों ने तुरंत वहीं अरेस्ट कर लिया। फौज यहाँ पड़ी है लेकिन जो कि मिलने के लिए गेट पे चले गए तो वहाँ तो कम लोग हैं, तो वहाँ उन्हें अरेस्ट कर लिया। और फिर अरेस्ट करके, जानते हो कि बहादुर शाह जफर को तो फिर उन्होंने वहाँ भेजा। पहले वहाँ लाल किले ले गए और फिर रंगून भेजा। और बहादुर शाह जफर को जब यहाँ से ले जा रहे थे लाल किले की ओर, क्योंकि लाल किले पे तो उनका कब्जा हो चुका था, तो रास्ते में ही जो खूनी गेट है वहाँ पे हडसन ने चारों मुगल शहजादे को तलवार से मार दिया। और फिर बहादुर शाह जफर के सामने उनके सर पेश किए गए, ठीक है, कि वो सरेंडर कर जाए। लेकिन बहादुर शाह जफर ने तब भी उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें रंगून की जेल भेज दिया गया। इसलिए हुमायूं के मकबरे हम आए हैं इसलिए कि यहाँ हम इस चीज़ को समझें कि भारत की जो आज़ादी थी, जो बहादुर शाह जफर तक रही, वो आज़ादी 20 सितंबर को यहाँ समाप्त हो गई। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे। इंग्लैंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय लोगों के रहने के लिए कुछ जगह बनाई जो लोग पढ़ने जाते हैं। वहाँ कुछ बातचीत चली, विचार चले। कुछ लोग अमेरिका में थे, कनाडा में थे, कनाडा में बहुत से भारतीय थे। कुछ आपस में जुड़ के इन लोगों ने बनाया गदर पार्टी। और गदर पार्टी का प्रचार हिंदुस्तान में भी काफी हुआ और इंग्लैंड अमेरिका में भी हुआ। और लाला हरदयाल प्रमुख व्यक्ति थे। इन लोगों ने एक अखबार निकाला गदर गूंज। गदर गूंज को बांटा जाता था। गदर गूंज अखबार को छपता था कनाडा में, उसकी कॉपियाँ जो है इंग्लैंड से लेकर हिंदुस्तान तक उसको बांटने की प्रक्रिया चलती थी। गदर गूंज, सावरकर का नाम पहली बार उसी के सामने आया कि वो गदर गूंज बांटने जा रहे थे।
पकड़ लिया उन्हें जहाज की। जहाज की लैट्रिन से निकल के उड़ते हुए पानी में तैर के पहुंच गए जमीनी पे। वहां पे फिर दोबारा पकड़े गए, फिर इन्हें काले पानी में डाल दिया। तो इस गदर पार्टी ने एक योजना बनाई हिंदुस्तान को आजाद करने। उस योजना में भारत के में जो प्रमुख आदमी थे वो थे रास बिहारी बोस, बंगाल के। और पंजाब में लाहौर की छावनी पे कब्जा करने की योजना बनाई। तो इसमें अमेरिका से एक 19 साल का नौजवान जिसका नाम था करतार सिंह सराभा, और वो गदर भोज के संपादक मंडल में 17-18 साल की उम्र में। तो वो हिंदुस्तान में उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए आया और इन्होंने लाहौर की छावनी पे कब्जा किया। लेकिन वो कब्जा असफल हो गया, फिर अंग्रेजों का हो गया। करतार सिंह सराभा वहाँ पकड़े गए और 19 साल की उम्र में उन्हें फांसी। तो करतार सिंह सराभा पंजाब में बहुत प्रतीक बन गए, जिसका फोटो भगत सिंह की जेल में हमेशा रहता है। भगत सिंह के जो आइडियल थे करतार सिंह सराभा थे। एक प्रयास इस शस्त्र क्रांति में उन लोगों ने करा था कि एक जहाज था कोमागाटा मारू, तो जहाज को में हथियार भर के कनाडा से हिंदुस्तान ले गए। उसकी मालूम पड़ गई, उतरने नहीं दिया, फिर वापस ले गए अमेरिका। वहाँ भी नहीं उतरा, बहुत परेशानी में रहे। तो लास्ट में लोग आए हिंदुस्तान में, तो वो सारे लोग जो बच गए कुछ तो पकड़े गए, वैसे बच गए। उन लोगों ने पंजाब और इधर क्रांतिकारी आंदोलन को काफी आगे। तो जहाज में माल फंस गया था, वो आगे वापस चल गया। नहीं, वो हथियार तो सब जब्त हो गए, लोग तो बच गए ना। लोग बच गए, कहीं कहीं उतर के पानी में उतर गए, जैसे आ गए उधर से आ गए। ये गदर पार्टी की बड़ी घटना है। गदर भूज अखबार निकालना, कनाडा से पैसा इकट्ठा होना, कनाडा में 9 से 10,000 अखबार मंथली निकलता होगा जो यहाँ तक मंथली निकलता था या अनियमित कालीन में निकलता हो, लेकिन इसलिए दुनिया में क्रांतियाँ कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। यह फिरोजशाह कोटला की वह ऐतिहासिक खंडर है जिन खंडरों में बैठ के काकोरी कांड के बाद जो दल छिन्नभिन्न हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन का, उसका पुनर्गठन यहाँ पे भगत सिंह के प्रयास से हुआ। और विभिन्न प्रांतों से 2-2 आदमी प्रतिनिधि आके यहाँ 13 आदमी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में समाजवादी शब्द उसके साथ जोड़ा गया। और ये माना गया कि समाजवादी शब्द जोड़ने से हमारा लक्ष्य उसमें प्रकट होगा। उसी महान ऐतिहासिक जगह पे आज युवा वतन के साथ ही बैठ के इस देश को शहीदों के सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। अठारह सौ 57 में उत्तर भारत में बहुत जबरदस्त संघर्ष हुआ गांव तक। हमारे यहाँ दिल्ली से लेके लखनऊ तक हर सड़क पे 1857 के बाद गांव के लोगों के शव अंग्रेजों के पास और कई गाँव में आ गए। यानी इस प्रांत के लोग इतना लड़े कंसल्टेटिव कि अंग्रेजों को ये प्रक्रिया है। उन्होंने ये माना कि ये जो भय हमने फैला दिया है गांव में, तो उस भय के कारण भारत में अब लोग इस तरह के परिवर्तन की क्रांति की बात नहीं करेंगे। लेकिन 20 साल बाद 15 साल बाद उन्हें अनुभव हुआ कि जो नायक हैं, लक्ष्मीबाई हो, नाना साहब हो, तात्या टोपे हो, या बहादुर शाह जफर हो, या वीर कुंवर सिंह हो,
उन्हें लोगों ने भूला नहीं है, उनके गीत बन गए और गांव गांव में वो गीत गाए गए। तो उन्होंने 20 साल बाद किताबें लिखवानी शुरू हुई करी 1857 के खिलाफ। जैसे दिल्ली में जो कुछ हुआ उस पर दिल्ली के दरोगा से एक किताब लिखवा दी एकेडमिक लोगों के पढ़ने के लिए। तो भाई आप ये किताब पढ़ोगे तो लगेगा मुगल बड़े बेवकूफ थे, मिर्जा मुगल सबसे बेकार था, ये बड़ा शहजादा था। और दिल्ली में बहुत अफरा तफरी। एक आदमी महाराष्ट्र का ब्राह्मण, उससे लिखवा दिया लक्ष्मीबाई को। मैं किले में जाके रहा, लक्ष्मीबाई कुछ नहीं। हाँ, और ऐसे पूरा मतलब खिलाफ का पूरा नहीं, मतलब पर्सनैलिटी तोड़ना, किलिंग पर्सनैलिटी, ये सब काम उन्हें करना। इसके बाद भी हम देखते हैं कि 1885 तक आते आते कांग्रेस बनी, और कांग्रेस से भी पहले यानी ठीक 20 साल बाद जो नई पीढ़ी आई उसने जगह जगह लड़ना शुरू कर दिया। तब इन्होंने लड़ना शुरू करा। 1857 के बाद भारत के लोगों ने 20 साल बाद लड़ाई के मैदान में जगह जगह लड़ाई में लोग लड़ने लगे, किसान संगठन लड़ने लगे, नई फॉर्म से लड़ने लगे। तब इन्होंने लिखवाई किताबें म्यूटनी यानी सैनिक विद्रोह। तो 1857 की पूरी तस्वीर ये बना दी गई कि यहाँ के राजा तो बहुत बेकार थे, इसे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और राजाओं को मजबूरी में उनका साथ देना पड़ा। ये बहादुर शाह जफर के बारे में, नाना साहब के बारे में सब थे। तो यानी इसकी जो भावना थी मूल, उसको रोकने की वो कोशिश कर। महात्मा गांधी ने किताब लिखने को दी कि सुंदरलाल से कहा सहयोग आंदोलन के बाद कि आप लिखिए। सुंदरलाल ने 1930 में किताब पब्लिश की थी, तो अंग्रेजों ने उस पर प्रतिबंध लगा, तो गोपनीय ढंग से लोग पढ़ गए। उसने 1857 की तस्वीर सामने आई। उसके पहले ही एक किताब भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सावरकर ने लिखी थी, वो शालिनी किशोर वर्मा के हॉस्टल में रहती थी, वो भी अच्छी किताब है। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। मार्केट इकोनॉमी को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सारा खेल इसी विचार पे हो रहा है। हमारे यहाँ के जो अर्थव्यवस्था के बुद्धिजीवी हैं वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को उसी डिजाइन में ले जाना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी व्यवस्थाएं चल रही है उन सब को ओपन मार्केट कर दिया जाए। ओपन मार्केट करने का सीधा सा मतलब ये है कि मार्केट के हिसाब से किसी भी चीज का जो मूल्य है वो तय हो, जिसकी जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से उसकी सप्लाई होगी, उस हिसाब से उसका मूल्य तय किया जाएगा। अब जो प्रेस का उदाहरण है, छोटा सा इसे समझ लो, क्योंकि ब्रिक्स को समझने के लिए और पूरे जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के केंद्र में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें है ही है, लेकिन पश्चिमी देशों का एक स्वभाव है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कंज्यूमरिज्म पे चलती है, उपभोक्तावाद पे चलती है। जब आप वो दौर देखोगे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को भी अपने देश के अंदर एक्सपेंड इसी विचार पे किया था कि हम लोगों को उपभोगी बना देंगे। वो वतन